हेलो। ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 10 दिसंबर 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन ब्लैक फेस के तहत इंटरपोल से एक सॉफ्टवेयर क्रॉलर हासिल किया है? तो हाल ही में महाराष्ट्र की पुलिस ने इंटरपोल से एक सॉफ्टवेयर क्रॉलर हासिल किया है। इस सॉफ्टवेयर के तहत ऑपरेशन ब्लैक फिश चलाया जाएगा, जिसके तहत अश्लील साहित्य को ट्रैक करके संबंधित व्यक्ति तक पहुंच बनाई जा सकेगी। इस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने के लिए इंटरपोल ने कुल 12 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया है, जो कि भारत में एक कोर यूनिट के तहत काम करेंगे। इस कोर यूनिट को ट्रेस नाम दिया गया है। ट्रेस का पूर्ण रूप टेक्निकल रिस्पॉन्स अगेंस्ट साइबर चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन है। बाल यौन से संबंधित सभी प्रकार की इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री को हटाने और ट्रैक करने के लिए इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाएगा। बात की जाए इंटरपोल को, तो इसे इंटरनेशनल पुलिस के तौर पर जाना जाता है, जिसकी स्थापना वर्ष 1923 में हुई थी। वर्तमान में इंटरपोल में कुल 194 सदस्य देश हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, किस राज्य के दांदुपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मां बाराही देवी धाम कर दिया गया है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के दांदुपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मां बाराही देवी धाम रेलवे स्टेशन कर दिया है। दांदुपुर रेलवे स्टेशन लखनऊ तथा वाराणसी रेलखंड के बीच में प्रतापगढ़ जिले के पास स्थित है। 3 दिसंबर को इसका नाम दांदुपुर रेलवे स्टेशन से मां बाराही देवी धाम कर दिया है। प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर दूर परशुरामपुर गांव में एक ऊंचे टीले पर मां बाराही देवी का मंदिर स्थित है और इसी मंदिर के नाम पर दांदुपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने थारू जनजाति के लिए एक योजना शुरू की है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने थारू जनजाति के लिए एक योजना होम स्टे शुरू की है। इस योजना के तहत थारू गांव में पर्यटकों को रुकने के लिए आवास बनाए जाएंगे तथा उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जाएगा। थारू जनजाति को पर्यटन के तौर पर विकसित करने के लिए प्रमुखता से यह योजना शुरू की गई है। हालांकि यह विकास पूर्णतः थारू जनजाति के आश्वासन पर ही किया जाएगा। बात की जाए थारू जनजाति की, तो भारत तथा नेपाल के तराई क्षेत्र में थारू जनजाति रहती है, जबकि नेपाल की 6.6% जनसंख्या थारू जनजाति के रूप में है। यूपी के लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोरखपुर, पीलीभीत आदि क्षेत्रों में थारू जनजाति बहुतायत में पाई जाती है। थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। चलिए देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर यूनेस्को के शहरी परिदृश्य शहर कार्यक्रम के तहत यूनेस्को की विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किए गए हैं? तो हाल ही में मध्य प्रदेश के ग्वालियर तथा ओरछा को यूनेस्को ने शहरी परिदृश्य शहर कार्यक्रम यानी लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत शामिल किया गया है। बात की जाए ग्वालियर की, तो यहाँ पर मानसिंह पैलेस, गुजरी महल, सहस्त्रबाहु मंदिर आदि प्रसिद्ध हैं तथा ग्वालियर पर गुर्जर प्रतिहार, तोमर, बघेल, कछवाहा तथा सिंधिया राजवंशों का शासन रहा है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने के बाद इन सभी प्रकार के महलों का केमिकल ट्रीटमेंट हो सकेगा तथा इनके रखरखाव में भी वृद्धि होगी। बात की जाए ओरछा की, तो यूपी के झांसी के पास मध्य प्रदेश का जिला निवाड़ी है, वहां पर यह ओरछा स्थित है। ओरछा में बुंदेला राजवंश से संबंधित प्रसिद्ध जहांगीर महल, राम राजा मंदिर, राय प्रवीण महल तथा लक्ष्मी नारायण मंदिर प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है तथा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाता है।
इसी से कुछ दूर स्थित बागान में 2 ऊंचे मीनार स्थित हैं जिन्हें वायु स्तंभ कहा जाता है और यहाँ के बुंदेलखंड क्षेत्र में उन्हें सावन भादों के नाम से भी जाना जाता है। भगवान राम को राजा के तौर पर यहाँ के लिए एक कहानी प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि ओरछा के राजा मधुकर शाह ने अपनी पत्नी गणेश कुंवर से वृंदावन चलने को कहा था, लेकिन रानी गणेश कुंवर भगवान राम की भक्त थी तो उन्होंने वृंदावन जाने से मना कर दिया था। तब ओरछा के राजा मधुकर शाह ने कहा कि यदि आप राम की इतनी बड़ी ही भक्त हैं तो भगवान राम को अयोध्या से ओरछा लाकर दिखाइए। तब रानी गणेश कुंवर ओरछा से अयोध्या गईं और वहां पर लक्ष्मण किले के पास कुटी बनाकर रहने लगीं। वहीं पर रानी गणेश कुंवर की मुलाकात तुलसीदास जी से हुई। तुलसीदास जी उस समय रामचरितमानस लिख रहे थे। एक दिन रानी गणेश कुंवर सरयू नदी में स्नान कर रही थीं तो उन्हें भगवान राम के बाल्यकाल की मूर्ति प्राप्त हुई, जिसे उन्होंने प्रणाम किया। तो भगवान राम ने उनसे कहा कि मैं आपके साथ तो चलूँगा, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। भगवान राम ने कहा कि हम आपके साथ पैदल ही चलेंगे। दूसरा था हम आपके साथ पुख नक्षत्र में ही चलेंगे। तीसरा था यहाँ से ले जाने के बाद आप एक बार जहाँ स्थापित कर देंगी हम वहीं रुक जाएंगे। तो रानी गणेश कुंवर पुख नक्षत्र में अयोध्या से पैदल चलकर बाल स्वरूप राम को ओरछा लाई, लेकिन रात्रि होने पर भगवान राम को भोजन कक्ष में स्थापित कर दिया गया। बाद में अपनी जगह से मूर्ति बिल्कुल नहीं हिली। इस वजह से भगवान राम की उस मूर्ति को वहीं पर स्थापित कर दिया गया। इस वजह से अब उस महल को मंदिर के रूप में विकसित करना पड़ा था। बात की जाए ओरछा के दूसरे अन्य जगहों की तो यहाँ पर जहांगीर महल भी स्थित है, जो कि मुगल बुंदेला दोस्ती का प्रतीक है। इसके अलावा यहाँ पर हरदौल मंदिर भी स्थित है, जिसके लिए भी लाला हरदौल की एक कहानी प्रचलित है, जो कि 1627 से 1634 के बीच घटित हुई थी। चलिए देखते हैं हमारा आज का 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न है, किस बैंक ने ऋण प्रबंधन समाधान लेंस द लैंडिंग सॉल्यूशन लॉन्च किया है? तो हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने ऋण प्रबंधन समाधान लेंस द लैंडिंग सॉल्यूशन लॉन्च किया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का 6वां प्रश्न। 6वां प्रश्न है, आरटीजीएस प्रणाली किस तारीख से 24/7 आधार पर उपलब्ध रहेगी? तो आगे आने वाले 14 दिसंबर से आरटीजीएस प्रणाली 24/7 आधार पर उपलब्ध रहेगी। पहले आरटीजीएस सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक उपलब्ध रहती थी। चलिए देखते हैं हमारा आज का 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है, अपने उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए किसने 3रा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है? तो हाल ही में राजकमल झा को उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए 3रा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार डेनमार्क के कोपेनहेगन में दिया गया। सिटी एंड द सी उपन्यास निर्भया बलात्कार केस पर आधारित है। चलिए देखते हैं हमारा आज का 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी का अनुमान कितना लगाया है? तो हाल ही में रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत का जीडीपी वर्ष 2021 में -9.4% रहने की बात कही है। चलिए देखते हैं हमारा आज का 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश अमेरिका के बाद चंद्रमा पर झंडा लगाने वाला दूसरा देश बन गया है? तो हाल ही में चीन ने चंद्रमा पर झंडा लगाया है और वह ऐसा करने वाला दूसरा देश बना है। चीन ने अपने चांगई 5 यान के तहत चंद्रमा पर झंडा लगाने का काम किया है। इसके पहले अमेरिका ने अपोलो 11 अभियान के तहत वर्ष 1969 में पहली बार चांद पर अपना झंडा लगाया था। वर्ष 1969 से वर्ष 1972 तक 5 बार अमेरिका झंडे लगा चुका था। चलिए देखते हैं हमारा आज का अंतिम प्रश्न।
अंतिम प्रश्न है, वर्ष 2020 साखिर ग्रैंड प्रिक्स बहरीन फार्मूला 2 की रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो हाल ही में जहान दारूवाला फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। 10 दिसंबर 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे है, आरटीजीएस में आर क्या है? रेगुलेटरी, रिजर्व, रियल या फिर रेम्बर्स। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन है आपका, हाल ही में उत्तर प्रदेश के दांदूपुर रेलवे स्टेशन का नाम मां बाराही देवी धाम रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। यह मंदिर इस रेलवे स्टेशन से कितने किलोमीटर दूर स्थित है? दोनों प्रश्नों के जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं।